और उसके मायने बताएंगे। इस बुलेटिन में जो खास है उसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर ऐसी बात कही जिससे शायद अखिलेश का पार्टी में आना मुश्किल हो जाए। राजस्थान के नए सीएम एक्शन में है। पहले कहा था कि गहलोत सरकार की स्कीम बंद नहीं करेंगे, लेकिन अब स्कीम पर ताला लगने लगा है। और एक दिलचस्प तस्वीर आपको दिखाएंगे लाहौल स्पीति की, जिसमें नदी की धार में थार दौड़ रही है। बीजेपी ने बंगाल में अपनी लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। सबसे पहले खबर इसकी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के कोलकाता दौरे पर हम बात करेंगे। देर रात दिल्ली से नड्डा और शाह कोलकाता पहुंचे। आज दोनों नेता पार्टी की कई संगठनात्मक बैठक में शिरकत करने वाले हैं। पार्टी के मुताबिक प्रदेश के शीर्ष नेताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक पर नड्डा और शाह 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक 2024 के लिए बीजेपी ने पश्चिम बंगाल 42 लोकसभा सीटों में से 35 पर जीत दर्ज करने का टारगेट रखा है। दोनों नेता कोलकाता में कालीघाट मंदिर और गुरुद्वारा बड़ा सिख संगत भी जाएंगे। इतने बीजेपी का लक्ष्य है, यानी 3 राज्यों में बम्पर जीत के बाद अब आगे की राह क्या होगी वो बीजेपी दिखाते हुए, बीजेपी इससे आप समझिए कि वो पार्टी हो गई है जो एक चुनाव खत्म नहीं होता उससे पहले ही दूसरे चुनाव के लिए। अब जेपी नड्डा और अमित शाह आज होने वाले कोलकाता में। अब मिशन बंगाल आखिरकार क्या है? शाह का टारगेट है कि 35 से ज्यादा सीटें यहां पर जीतनी है। पिछले लोकसभा चुनाव में 18 जीत मिली थी और अब इसे बढ़ाना है। अपने ग्राफ को बीजेपी बढ़ाने की कोशिश में है। शाह नड्डा एक दिन के बंगाल दौरे पर है। संगठन से जुड़ी जानकारी मिल रही कि कई बैठकें होने वाली हैं। पार्टी की हालत की जो है वो समीक्षा होगी। नए सिरे से रणनीति पर मंथन होगी कि बंगाल को देखते हुए आखिरकार क्या रणनीति होनी चाहिए। लोकसभा चुनाव के मुद्दे पर भी यहां पर चर्चा होगी कि लोकसभा में भी अच्छा प्रदर्शन करना है। एक रिपोर्ट आपको जल्दी से दिखाते हैं, इससे जुड़ी हुई। और गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंचे तो बीजेपी कार्यकर्ता ढोल नगाड़े और फूल माला के साथ उनके स्वागत में हाजिर थे। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार, नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी और सांसद दिलीप घोष समेत बीजेपी के बड़े नेता और पदाधिकारी नड्डा और शाह के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद थे। बताया जाता है कि एक दिन के दौरे में नड्डा और शाह 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए संगठनात्मक तैयारियों का आकलन करेंगे। यानी चुनाव ऐलान से पहले ही बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में तैयारियों का शंखनाद कर दिया है। पार्टी के स्थानीय नेताओं का दावा है कि 2024 में पश्चिम बंगाल में बीजेपी अपना टारगेट हासिल कर लेगी। आने वाले समय में बंगाल बीजेपी यूनिट जो है वो पूरी तरीके से अमित शाह जी का दिया हुआ टारगेट को टच करने के लिए हम जी जान से मेहनत कर रहे हैं और पिछली बार से बहुत ज्यादा सीट जीतेंगे। सैनिक रेडी है आपका? हमारा पूरा सैनिक रेडी है। पार्टी के मुताबिक नड्डा और शाह का कोलकाता दौरा 2024 की तैयारियों को लेकर है, लेकिन टीएमसी का दावा है कि बीजेपी के दोनों शीर्ष नेता अपनी पार्टी के अंदरूनी कलह को सुलझाने आए हैं। ना, बंगाल में वो स्वागत है जरूर, लेकिन शायद वो जैसे आप कह रहे हैं, हम लोग को तो एजेंडा नहीं मालूम, लेकिन बीजेपी में जो एक हलचल है, बीजेपी में जो एक झगड़ा है, बीजेपी में जो बंगाल में जो लॉबीबाजी चल रही है और बहुत सारे नेता हैं, कर्मी तो है नहीं, लेकिन लॉबी जो है और इंटरनल इतनी झगड़ा है, उनमें अंदर में इतना मनमुटाव है। मेरे ख्याल में ये सबको हल करने के लिए इस समस्या को इस समाधान क्या हो सकती है, बंगाल में किस तरीके से बीजेपी को और काम में लगा सकती है, ये उनका संगठनिक मामला है। पश्चिम बंगाल पर बीजेपी लगातार फोकस कर रही है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव दोनों में बीजेपी के वोट शेयर लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में बीजेपी का जबरदस्त उभार सामने आया। बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी से ममता बनर्जी खुद चुनाव हार गई। बीजेपी विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल बन गई, लेकिन ममता बनर्जी के वर्चस्व को तोड़ने का टारगेट अब तक पूरा नहीं हुआ है। शुभेंदु भट्टाचार्य के साथ सूर्यागिन रॉय, कोलकाता, आज तक। तो पश्चिम बंगाल दरअसल ऐसी जगह जहां पर लगातार बीजेपी कोशिश कर रही है और किस तरह बीजेपी में उछाल भी आई। 2011 में देखिए एक भी सीट यहां पर नहीं थी, वोट शेयर 4.06% था। 2016 आते आते 3 सीटें यहां पर मिली, यानी 3 पर कामयाबी मिली और वोट शेयर 4 से बढ़कर 10.16% हो गया। अब 2021 आते आते 3 से आप समझिए
कहां 2011 में 0, फिर 2016 में 3, फिर 2021 आते आते 77 सीटें मिली हैं और वोट शेयर 4 से बढ़कर, अगर 2011 में आप देखिए तो 4 से बढ़कर 37.97% हो गया है। अब लोकसभा की स्थिति भी आपको जल्दी से बताएं। 2009 में एक सीट बीजेपी को हाथ लगी थी पश्चिम बंगाल में और वोट शेयर था 6.14%। 2014 आते आते एक सीट का इजाफा हुआ और 2 सीटें हो गई यहां पर, वोट शेयर लेकिन 6 से 17 पहुंच गया, 17.02%। और 2019 में 18 सीटें, यानी आप 9 से अगर तुलना कीजिए तो एक सीट जहां मिली 19 आते आते 18 हो गई और वोट शेयर भी बढ़कर 6 से आप समझिए 40.64% हो गया है। अनुपम हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं और अपडेट के साथ। अनुपम, आखिरकार ये जो दौरा है, ये दौरा कलह सुलझाने के लिए है या आगे की रणनीति बनाने के लिए है? जी देखिए, ये दौरा काफी अहम है। आप समझ सकती हैं कि अभी लोकसभा चुनाव लगभग 4 महीने बाकी हैं, लेकिन उससे पहले ही अमित शाह और जेपी नड्डा एक साथ और लगातार संगठनात्मक मीटिंग कर रहे हैं, जहां पर कोर कमेटी की मीटिंग है, जितने भी बंगाल भाजपा के बड़े शीर्ष नेता हैं उनके साथ बैठक कर रहे हैं। तो ये एक तरह से ये महत्वपूर्ण तो है ही कि ये जो टारगेट दिया गया है 42 में से 35 सीट जीतने का टारगेट, और इस बीच में कैमरामैन को बोलूंगा कि गुरुद्वारा जहां पर वो पहले आ रहे हैं वो आपको दिखाता रहे। तो ये 35 सीटें जीतने का जो आंकड़ा है काफी अहम आंकड़ा है और मुश्किल भी है, क्योंकि पिछली बार अगर 2018 में हम देखें तो 2019 में हम देखें तो 18 सीटें मिली थी बीजेपी को और काफी बड़ी सफलता मिली थी। लेकिन सफलता कहां मिली थी? अब ये अगर हम देखें तो नॉर्थ बंगाल की 7 सीटों पर भारी सफलता मिली थी, सभी सीटें उनको मिली थी। दूसरी उनको सफलता मिली थी जंगल महल की जो सीटें हैं, और तीसरी सफलता मिली थी मथुआ इलाके में। लेकिन अब अगर 2021 के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो उनको विधानसभा में बहुत अच्छी सफलता मिली। हालांकि मन मुताबिक उनका रिजल्ट नहीं हुआ, लेकिन बहुत अच्छी उनको सफलता मिली और उनका वोट शेयर भी बढ़ा है। लेकिन टीएमसी का वोट शेयर भी बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है कि बीजेपी का बढ़ रहा है। टीएमसी का वोट शेयर भी लगभग 48-49% के आसपास हो गया है। तो ऐसे में 35 सीटें जीतने का लक्ष्य बड़ा मुश्किल लक्ष्य है और उसीलिए 4 महीने पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी जा रही हैं। और इसमें गुटबाजी तो है ही, उस पर चर्चा होगी, लेकिन मुख्य बातें जो है वो है किस तरह से रणनीति तैयार करनी है। अमित शाह नहीं पहुंच रहे हैं, जेपी नड्डा और अमित शाह दोनों पहुंच रहे हैं और संगठनात्मक तरीके से बताया जा रहा है बहुत सारी बैठकें भी होनी है और कार्यक्रम भी उनके कई रहने वाले हैं, जिसमें गुरुद्वारा और मंदिर के दर्शन भी होने वाले हैं। आगे इस पर रहेगी नजर। रहिए आप अनुपम साथ। जेपी नड्डा और अमित शाह, और जेपी नड्डा आज कोलकाता में है। इस मौके पर टीएमसी और कांग्रेस भी शक्ति प्रदर्शन कर रही है। अमित शाह की कोलकाता आगमन पर तृणमूल कांग्रेस सुकांत मजूमदार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी। टीएमसी सुकांत मजूमदार के स्वामी विवेकानंद पर दिए बयान पर विरोध कर रही है। अमित शाह से माफी की मांग हो रही है। टीएमसी ने कहा कि शाह को उन्हें स्पष्ट करना होगा कि क्या उनकी पार्टी बंगाल के सांस्कृतिक प्रतीकों के प्रति ऐसी अपमानजनक टिप्पणी का समर्थन करती है। उधर यूथ कांग्रेस भी आज इसी मुद्दे पर प्रदर्शन करेगी। दोनों पार्टियां बीजेपी नेताओं के सामने ताकत दिखाना चाहती हैं। तो सियासी घमासान पश्चिम बंगाल में अगर आप देखिए तो आज काफी रहने वाला है, जहां एक तरफ बीजेपी से जेपी नड्डा, अमित शाह स्ट्रैटेजी बनाने, रणनीति बनाने बंगाल जा रहे हैं। वहां एक तरीके से कई संगठनात्मक रूप से कैसे और मजबूत करना है पश्चिम बंगाल को, यह तय करने के लिए वहां पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ टीएमसी प्रदर्शन कर रही है, टीएमसी अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही है और साथ ही साथ यूथ कांग्रेस की तरफ से भी प्रदर्शन। तो केवल घमासान पश्चिम बंगाल में जारी नहीं है, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होना है, उस कार्यक्रम को लेकर भी घमासान है। और ये लग रहा है कि हमें क्यों नहीं बुलाया, हमें क्यों नहीं बुलाया, किसको न्योता मिला, किसको बुलाया जाएगा, इसको लेकर भी सियासत हो रही है। खासतौर पर समाजवादी पार्टी के कुछ नेता आक्रामक हैं। संभल के समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि वो न्योता मिलेगा तो नहीं जाएंगे। बर्क ने तो ये भी कहा कि अल्लाह से दुआ करूंगा कि हमको बाबरी मस्जिद फिर से मिल जाए। अयोध्या जाने के सवाल पर बर्क बोले, मैं वहां क्यों जाऊंगा, वहां पहले मस्जिद थी, सब लोगों ने मिलकर उसको खत्म कर दिया, कोर्ट से भी हमारी उम्मीद पूरी नहीं हुई, अब मंदिर बनाया जा रहा है, ये कानून के खिलाफ है। अब जल्दी से आपको बता दें इस प्राण प्रतिष्ठा में आखिरकार किसको किसको न्योता पहुंचा। सचिन तेंदुलकर से लगाकर विराट कोहली, रोहित शर्मा, सोनिया गांधी, ये तमाम नाम, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, कंगना रनौत, इन सबको इस खास मौके पर न्योता दिया गया है। और इसमें सोनिया गांधी भी हैं, अधीर रंजन चौधरी भी हैं, सीताराम येचुरी भी हैं। किस तरह न्योते पर सियासत चल रही है, अब जरा आपको वो भी सुनवाते हैं। हम तो इसमें शरीक ही नहीं हो सकते और ये तो हमारे तो
बहरहाल ये बाबरी मस्जिद मुसलमानों की थी और अपनी जगह पर थी, कोई गलत नहीं था, लेकिन उसको जबरदस्ती बहरहाल उन्होंने कानून का भी सहारा लिया और इस तरीके से उसको मस्जिद को मंदिर बना दिया गया और फिर उसके बाद में मस्जिद को खत्म करके राम मंदिर का वहां तामीर कर दिया गया। तो इससे ज्यादा मुसलमानों को दुख को और तकलीफ की और क्या बात हो सकती है। तो मुसलमानों का तो उसमें शिरकत का कोई सवाल पैदा नहीं होता, बल्कि वो गम का दिन मनाएंगे। 22 जनवरी को आप जाएंगे अयोध्या? अगर निमंत्रण आएगा तो जाएंगे। निमंत्रण रामलला ट्रस्ट की तरफ से, और अगर नहीं आएगा तो भी जाएंगे, बाद में जाएंगे। उधर बीजेपी के नेता सुब्रत पाठक ने कहा था कि समाजवादी पार्टी के नेताओं को बुलाया भी नहीं जाना चाहिए। हालांकि अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने कहा कि अगर हमको बुलाया गया तो हम जाएंगे। कई राजनीतिक दल अयोध्या जाने के लिए लालायित दिख रहे हैं और सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको जो है मंदिर में नहीं बुला रही, राम सबके हैं। ये राजनीति करने वाले लोग हैं, इनकी राम में आस्था नहीं है। यदि राम में आस्था इनकी होती तो इन्होंने क्यों राम मंदिर का विरोध किया होता? 22 जनवरी को आप जाएंगे अयोध्या? अगर निमंत्रण आएगा तो जाएंगे। निमंत्रण रामलला ट्रस्ट की तरफ से, और अगर नहीं आएगा तो भी जाएंगे, बाद में जाएंगे। अब जरा बात समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की भी कर लेते हैं, क्योंकि उनकी जुबान जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। एक के बाद एक विवादित बयान वो देते रहते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयानों का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है। इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म को धोखा करार दिया है। उनका एक विवादित बयान फिर सामने आया। हिंदू धर्म को उन्होंने धोखा बताया है और इसके बाद अभी समाजवादी पार्टी के नेता जो हैं वो चुप्पी साधे हुए हैं। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी पार्टी के लिए मुसीबतें हर बार बढ़ा देते हैं अपने इसी बयानों को देकर, और एक बार फिर से ऐसा ही कोई बयान उन्होंने दिया और ये सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा। उन्होंने फिर से हिंदू धर्म को निशाने पर लिया और कहा कि ये धर्म दरअसल धोखा है। उन्होंने हमारी बहुजन समाज की ताकत को तोड़कर हिंदू के नाम पर टक्कर के बहका करके अपना उल्लू सीधा करने का काम किया। यानी वोट देने के लिए हम हिंदू, वोट के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति हिंदू, लेकिन सत्ता में बैठने के बाद हम हिंदू नहीं रह जाते। अगर सत्ता में बैठने के बाद भी ये हमें हिंदू मानते तो अनुसूचित जाति के आरक्षण को खत्म नहीं करते, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को खत्म नहीं करते, पिछड़े वर्गों के आरक्षण को खत्म नहीं करते। इसका मतलब है हिंदू एक धोखा है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को वहां भेजा गया है कि जब तक समाजवादी पार्टी रसातल में न चल जाए तब तक वहीं जमे रहना। आप देख रहे हैं कि पहली बार जब बयान दिए तो अखिलेश जी को आगे आना पड़ा, दूसरी बार बयान दिए तो डिम्पल जी को आना पड़ा, तीसरी बार बयान दिए तो रामगोपाल जी को आना पड़ा, लेकिन वो मान रहे हैं। किसी के कहने से मानेंगे नहीं, रोज वो चापे रहेंगे। उनको लगाया गया है कि सपा को खत्म करके तब उधर से लौटना है। तो जिस तरह से बयान आ रहे हैं कि सपा को खत्म करने के लिए लगाया गया, हिंदू धर्म को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य पहले भी तीखे सवाल उठाते रहे हैं। ऐसे धर्म से हम, ऐसे धर्म का सत्यानाश हो जो हमारा सत्यानाश चाहता है। तुलसीदास की रामायण करोड़ों हिंदुओं की आस्था का एक ग्रंथ है, वो घरों में मानस पाठ होता है उसका। तो आपको नहीं लगता कि इससे वो जो हिंदू है वो नाराज हो जाएंगे आपसे? मैं कोई करोड़ों लोग इसको नहीं पढ़ते, सब बकवास है। ये तुलसीदास ने अपनी प्रसन्नता, अपनी खुशी के लिए लिखा है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य क्या चाहते हैं, क्या मांग करते हैं? इस अंश को सरकार को संज्ञान लेते हुए जो आपत्तिजनक अंश है उसे बाहर करना चाहिए, या इस पूरी पुस्तक को बैन कर देना चाहिए, जिससे कि बड़े पैमाने पर दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों की भावनाएं आहत हो रही हैं। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं हिंदू धर्म नहीं है बल्कि एक धोखा है, और जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। जब हम कहते हैं कि ये कुछ लोगों के लिए धंधा है तब पूरे देश में भूचाल मच जाता है। लेकिन वही चीज अगर मोहन भागवत जी कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, माननीय गडकरी जी कहते हैं, तो किसी की भी भावना आहत नहीं होती।
विवादित बोल के बाद अब बात एक फैसले की। दरअसल राजस्थान की बीजेपी सरकार ने पिछली कांग्रेस सरकार की योजना राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप को रद्द कर दिया। ये बड़ा फैसला लिया गया। राजस्थान सरकार ने राजीव गांधी युवा मित्र कार्यक्रम बंद कर दिया है। ये लोग गहलोत सरकार और कांग्रेस की योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए सरकारी पैसे पर नौकरी पर हर जिले में रखे गए थे। इनकी संख्या करीब 10,000 थी। राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राजीव गांधी युवा मित्र योजना को बंद करके जो राजस्थान के युवा हैं उनके भविष्य पर कुठाराघात किया है, उनका रोजगार छीन करके भारतीय जनता पार्टी ने साबित कर दिया कि राजस्थान की उन्नति और देश की उन्नति में जो सहायता प्रदान कर रहे थे हमारे युवा, आज उनके भविष्य से भारतीय जनता पार्टी को कोई सरोकार नहीं है। और निश्चित रूप से किसी भी युवा का रोजगार छीनना एक पाप से कम नहीं है। अब बात जगदीप धनखड़ ने जाट काट खेली अब उनका भारी विरोध हो रहा है। असल में संसद में मिमिक्री को लेकर उन्होंने कहा था कि एक जाट का अपमान किया गया। इस पर दूसरे जाट और हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा कि झुक्का जाट किसी काम का नहीं। जगदीप धनखड़ की कितनी बेइज्जती करो मुझे कोई चिंता नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति की, किसान समाज की, मेरे वर्ग की मैं पूरी आहुति दे दूंगा हवन में। मैं खुद की परवाह नहीं करता। मेरी बेइज्जती कोई करता है मैं सहन करता हूं, खून की घूंट पीता हूं, पर मैं ये बर्दाश्त कभी नहीं करूंगा कि मेरे पद की गरिमा मैं सुरक्षित नहीं रख पाया। किसान समाज को बेइज्जत कर दिया, मेरी जाति को अपमानित कर दिया और आप चुप हैं। ये किसान भी 80% उनमें जाट थे और वो किसान भी राकेश टिकैत था, उसके आंसू भी नहीं दिखे थे, वो भी जाट था। और जो महिला पहलवान है वो भी जाट थी। और आपको पता है जब साक्षी मलिक अभी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो हमारी आंखों में भी आंसू आ गए थे। उस समय उपराष्ट्रपति जी को नहीं लगा कि ये भी जाट है। झुका हुआ जाट और टूटी हुई खाट ये किसी के काम की नहीं होती। तो एक तरफ सियासत है तो दूसरी तरफ आशीर्वाद लेने की होड़, और आशीर्वाद वो भी जनता का। उद्धव ठाकरे ने तानाशाही खत्म करने के लिए लोगों का आशीर्वाद मांगा। मुंबई के एक धार्मिक कार्यक्रम